So, good evening, everyone. Welcome back to the podcast series of Sunday Start with Real Stars. Today, we are going to connect with Dr. Harshit Gupta. Before we proceed, I want to highlight on the achievements of Dr. Harshit Gupta. Dr. Saab did his GR-ship in Charak Palika from New Delhi, and now Dr. Saab is posted at Government College as dental surgeon at Agra. Dr. Saab completed so many research कॉलेज in नहीं the है। dental caries and very good sound experience in the clinical field of oral health. So I want to welcome you, Dr. Harshit, on our platform. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Okay. डॉक्टर So साहब ने ये बताया नहीं कि डॉक्टर साहब हमारे स्कूल के टाइम के फ्रेंड हैं। हम बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। yes, अभी भी हैं। so it was a very honorable thing that long-term friendship is still continued. And uh, when I proposed Dr. Harshit about this podcast, he just take a second that yes, we will do it. So it's a great honor. So, Dr. Harshit, you have a long experience in oral health and in dental surgeon. So, we often encounter such patients that हमारे मसूड़े सड़ रहे हैं या दांत गल रहे हैं. So, in medically, we see that it's about dental caries. So, what actual this problem about? Just give a clear picture of dental caries. तो जो एक आम इंसान सोचता है कि केरीज क्या है, वो केरीज नहीं है। हमारे जो आसपास जो लोग आते हैं, जो भी पेशेंट्स आते हैं, वो ये बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया डॉक्टर साहब। तो कीड़ा कोई चलने वाला कीड़ा नहीं होता है। वो कहते हैं जैसे कि इलाज भी कर दो उनका, तब भी बोलते हैं कि आपने कीड़ा तो दिखाया ही नहीं निकाल के, वो कीड़ा कहाँ गया। तो वो कीड़ा एक्चुअल में कोई कीड़ा नहीं होता है। केरीज एक क्रॉनिक डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज कह सकते हैं इसको। इसके अंदर भी बैक्टीरिया से होती है ये होता ये है कि जो इंसान का मुंह होता है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है। Correct. तो उसमें जो एरियोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, आपके माउथ में जो शुगर्स होती हैं उनको मेटाबोलाइज करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उससे क्या होता है, धीरे धीरे लॉन्ग प्रोसेस है, क्रॉनिक डिजीज है। धीरे Yes. धीरे जो टूथ स्ट्रक्चर होता है, टूथ स्ट्रक्चर का जो धीरे धीरे वो गलना शुरू हो जाता है उस एसिड की वजह से। तो धीरे धीरे पहले वो एक कैविटी बनेगी, फिर वो काला होता जाएगा। तो जैसे वो काला होगा तो लोगों को लगता है कीड़ा लग गया। जैसे कीड़ा काला होता है ना छोटा, Yes. वो कीड़ा वो नहीं होता है, वो वहां से गल गया है बस एक तरीके से। वो डीमिनरलाइज टूथ स्ट्रक्चर है, जो कि हम केरीज की तरह बोलते हैं इसको। तो केरीज ये होती है। जैसे जो क्वैक्स होते हैं, जो रोड साइड वगैरह बैठते हैं, जो डॉक्टर नहीं है पर काम कर रहे हैं ये वाला, तो Yes. वो जैसे बस स्टैंड पे मिल जाएंगे आपको। वो क्या करते हैं कि दिखाएंगे, देखो मैंने कीड़ा मार दिया, दांत में कुछ लगाएंगे तो चलता हुआ कीड़ा भी दिखा देंगे हाथ की सफाई से। फिर लोग हम पे आके बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब आप तो कीड़ा भी नहीं दिखाते हैं, वहां तो कीड़ा भी निकाल के दिखाया था बस स्टैंड में, या फिर मेरे को झाड़ा लगा दिया था, उससे मेरा दर्द ठीक हो गया था। अब पता नहीं वो लोग क्या देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, कुछ भी देते हैं। एक्चुअल में कोई कीड़ा नहीं होता है, बस ये डीमिनरलाइजेशन होती है टूथ स्ट्रक्चर की, वो बैक्टीरिया की वजह से। कुछ बैक्टीरियाज हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस वगैरह हैं, और भी बहुत हैं, उनकी वजह से होता है। तो ये एक तरह का ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये एकदम से हाँ। नहीं होता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने नहीं। बताया कि केमिकल रिएक्शन होती है जिससे एसिड बनता है, और लेकिन लोग फिर भी पेन किलर की तरफ ज़्यादा भागते हैं। हर कंडीशन को हम्म, वो कोशिश करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कि हम पेन किलर लेके इसको ठीक कर हम्म, लेंगे। और आपने भी अपने ओपीडी में देखा होगा कि जनरली ऐसे केसेस आते हैं। हम्म। तो देखो, हम भी जैसे कि अगर मुझे भी डेंटिस्ट्री की नॉलेज ना होती, मैं डॉक्टर में लाइन में ना होता है, इस लाइन में, तो मुझे भी दर्द होता तो मैं क्या करता, केमिस्ट के पास जाता और एक पेन किलर खा लेता। पर यस, पेन किलर तो एक मोमेंटरीली आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो आप, पर जो कॉज है उसका, जो इटियोलॉजी है, वो जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक वो होता रहेगा। वो आप पेन किलर ले लोगे, ठीक हो जाएगा। फिर उसके बोलोगे नहीं नहीं इससे और स्ट्रांग दे दो, और स्ट्रांग भी खा लेगा। पर जिस वजह से वो दर्द हो रहा है वो तो आपने रिमूव करा ही नहीं, तो वो दर्द होगा ही आप। और ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि जो केरीज होती है ना, जब वो इनिशियल स्टेज में होती है तब उसमें दिखता ही नहीं है, हमें कोई भी सिम्टम नहीं दिखता। बहुत रेयरली कुछ दिखे, कभी थोड़ा बहुत ठंडा लग गया, बहुत रेयरली। ठीक है। तो वो पता भी नहीं लगता। मान लो मोलर्स में है पीछे, तो आपको दिखेगा ही नहीं। सामने तो दिख यस। भी जाए ब्रश करते हुए, मोलर्स में दिखेगा नहीं। तो आप खा रहे हो पी रहे हो आराम से, वो सड़ता जा रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि ओरल हाइजीन तो मेंटेन हो नहीं रही है। वो तो उतनी है जितनी है उसकी, तो कौन इतना कॉन्शियस नहीं है ना उस चीज के लिए।
तो जब वो एक ऐसी स्टेज में आ जाता है जिसे हम कहते हैं पल्पाइटिस की स्टेज में, जब वो पल्प भी उसका इन्फ्लेम हो जाता है, हम्म। जब वो रिवर्सिबल पल्पाइटिस है, तब तक तो काम फिर भी फीलिंग विलिंग से चल जाता है, मतलब हम आईपीसी वगैरह भी कर देते हैं। पर अगर उसके आगे चला जाए इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, जब पेन होता है उसकी, तब वो कुछ भी कर लो आप, उसमें आपको आरसीटी करवानी पड़ती है। उसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। उसमें क्या होता है, जो पल्प होता है उसको हम फिक्स करते हैं, मतलब भी के अंदर हम नकली नस कहते हैं, जो गट्टा यस। पट्टे पॉइंट्स वगैरह होते हैं और भी चीजें होती हैं, वो तो डाल के हम उसको डॉक्टर फिक्स साहब, करते हैं। जो ये आरसीटी की जो आपने स्टेज बताई, तो एक हम्म। नॉर्मल अडल्ट इंडिविजुअल में कितना टाइम लगता है अगर हम ध्यान ना दें या फिर केयरलेसली अपने जो खाना है खाते रहें, कितने टाइम में हम्म। ये डेवलप हो जाता है? वो तो डिपेंड, हर एक इंडिविजुअल का अलग केयर प्रोसेस है। ठीक है, अब आप किसी की डाइटरी हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है। किसी का शुगर इंटेक बहुत ज्यादा है, तो शुगर इंटेक ज्यादा है तो एसिड प्रोड्यूस ज्यादा होगा। ठीक है, शुगर इंटेक प्लस ओरल हाइजीन, ये दोनों मैटर करते हैं। अगर किसी का शुगर इंटेक भी ज्यादा है, ओरल हाइजीन भी पुअर है, तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाएगा। किसी का शुगर इंटेक ज्यादा है बट ओरल हाइजीन ठीक है, मेंटेन कर रहा है, तो चल जाएगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। वो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर भी एवरेज लगाए तो लगा लो 1 साल 1.5 साल तक तो हो ही जाता है। 1 डेढ़ साल में ऐसा हो जाता है? पर तो ये चीजें अगर बहुत हम अवॉइड कर सकते हैं हम, अगर आप सही से ओरल हाइजीन मेंटेन करें। अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए तो हम इसको क्योर कर सकते हैं? हाँ, अगर अर्ली डायग्नोज हो जाए, मतलब अगर पल्प तक नहीं पहुंचा है, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि जो एरिया खराब है, जिस एरिया में डीमिनराइजेशन हुआ है, उसको हम रिमूव करके जो थोड़ी कैविटी बनेगी उसको हम फिल अप कर सकते हैं। पर अगर वो पल्प तक पहुंच गया है तो हम उसको फिल करेंगे तो उसको पेन रहेगा ही रहेगा, तो हमें फिर उसको बिल्कुल। पल्प का ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। ये होता एक थोड़ा सा मिथ लोगों में रहता है कि जब वो कोई ओरल सर्जरी करवा लेते हैं या सिंपली कहें कि टूथ रिप्लेस करवा लेते हैं या आरसीटी करवा लेते हैं, तो है। उनकी उनको ये लगता है कि इस एक रिप्लेसमेंट की वजह से हमारा सारा जबाड़ा हिल गया है या बाकी के दांतों के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ा है। तो इस हम्म। सिनेरियो में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मिथ्स ऐसा तो कुछ नहीं होता है। जैसे लोग कहते हैं कि अगर हम ऊपर वाले दांत निकलवाएंगे तो हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी, हाँ। ऐसे चले जाते, या फिर बोलते हैं कि हम नीचे के दांत निकलवाएंगे तो जबड़ा हिल जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे। बहुत रेयर कोई केस हो, यस। कोई थर्ड मोलर किसी का एक्सट्रैक्शन हो जो इम्पैक्टेड होता है, करेक्ट। उसमें वो निकलवाने की कुछ करो। किसी किसी में एक्सीडेंटल कोई बहुत रेयर किसी का होता है, वैसे यस। नहीं होता है ऐसा कुछ, बहुत किसी की इजीली नहीं कोई नर्व सप्रेस होगी हो या लीजन आ गया हो होता। कोई, हाँ। तब कुछ ऐसा आता है? हाँ, वो तो देखो हर सर्जरी में होते हैं, कॉम्प्लिकेशन हर एक में होते हैं, पर बिल्कुल। इसमें बहुत रेयर होता है, बहुत सेफ होता है, इतना कुछ दिक्कत नहीं होती इसके अंदर। तो अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स के दांत अगर हम देखें कंपैरेटिवली ज्यादा लॉन्ग टर्म तक चलते थे, और इसमें हम्म। एक लेयरिंग आती है बायोफिल्म की, तो हम्म। उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये बायोफिल्म कैसे हेल्दी रहती है और कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं? तो बायोफिल्म क्या होता है, ये इसके नाम में ही दिख रहा है। बायोफिल्म एक लगा लो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया एग्रीगेट हो जाते हैं, वो एक ग्लाइकोकैलिक्स बना लेते हैं एडहेरेंट, मतलब वो चिपका रहता है टूथ स्ट्रक्चर पे, चाहे फिलिंग पे, चाहे गम्स पे, उसे बायोफिल्म कह देते हैं। तो यस। जो हमारे मुंह में होती है जैसे प्लाक होता है, वो भी एक तरह की बायोफिल्म ही है। यस। जो प्लाक आगे जाके कैलकुलस बन जाता है। तो प्लाक हम्म। क्या होता है, प्लाक एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, एक परत जम जाती है दांत के अंदर, यस। अंदर ऊपर सरफेस पे। उसके अंदर बैक्टीरिया भी होता है, और आपका डिस्क्रोमेटिक सेल्स होते हैं, म्यूसिन होता है, सेलेवरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं, और वो होता है क्या कहते हैं उसको, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स जो भी होता है, ये सब चीजें होती हैं। अब ये तो प्रेसिपिटेट्स। नॉर्मल है, सबके अंदर होती है। रोज मतलब नई बनेगी उसको क्लीन करते रहो साथ साथ में। अगर वो जैसे हमारा एक लेयर बन गई, हम उसको क्लीन नहीं कर पाए, ठीक है, तो फिर अगली बार उस पर एक और लेयर आ जाएगी, धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। और जो सलाइवा के अंदर जो कैल्शियम वगैरह होता है, इससे वो मिनरलाइज भी हो जाता है फिर। मिनरलाइजेशन। उसके बाद वो हार्ड हो जाता है। जब वो हार्ड हो जाता है ना, तब वो ब्रश से उतरता नहीं, फिर आपको स्केलिंग करानी पड़ती है। वो कहते हैं ना पायरिया लग गया, पायरिया लगता करेक्ट। नहीं है, कुछ हम्म। ऐसी कोई वो नहीं है। बस ये है कि जैसे जहाँ पे हमारा गम्स होते हैं, जो हेल्दी तरीके से रह रहे थे पहले, वहां पे एक लेयर आ गई गंदगी की, अब वो उससे क्या होंगे, इन्फ्लेम हो जाएंगे। यस। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, मतलब उसमें स्वेलिंग हो जाएगी और ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा उसका, यस। तो बढ़ जाएंगी तो फिर वो ब्लीडिंग होने, रशिंग आएगा उसको, तो वो कहते हैं पायरिया हो गया, हमारे खून आ रहा है। वो आपके गम्स इन्फ्लेम है, उस वजह से होता है।
उसके लिए आपको स्केलिंग करानी पड़ेगी, जो तभी जाके ये साफ होगा। बैक्टीरिया की कॉलोनीज होती हैं या इनका जो भी प्रोसेस रहता है लेयरिंग करने हम्म, का, तो क्या हम्म। वो ह्यूमन बॉडी की सर्काडियन रिदम से कुछ उसका कोरिलेशन है? लाइक हमने सुना है कि नाइट के टाइम ओरल ब्रशिंग बहुत जरूरी रहती है, हाँ, बहुत क्योंकि जरूरी है। फर्मेंटेशन प्रोसेस आई थिंक उस टाइम सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे आपने डिनर किया, डिनर हम्म, करने के बाद हमारे जो भी डाइट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो रहते ही हैं, रोटी यस, खाएंगे, खाने के बाद स्वीट भी खाएंगे, खाते ही हैं, सब इंडियंस हम सब लेते हैं। यस, ठीक है, तो हम ब्रश नहीं करेंगे तो फिर क्या रहेगा, मुंह के अंदर वो पड़ा कहीं ना कहीं तो लगा रहता ही है। तो फर्मेंटेशन के लिए उसको बहुत, कम से कम 6-7 घंटे आराम से मिल जाएंगे बैक्टीरिया से। तो अगर हम नॉर्मल हम कुछ खा पी रहे हैं डे टाइम में, तो हम बीच में ब्रश या पानी वानी पीते रहते हैं, तो जो पीएच होता है ना मुंह का, वो डाउन यस, रहता है। कभी अगर एसिडिक हो भी रहा है तो बीच बीच में बैलेंस हो जाएगा, वो पानी पी लिया या कुछ और कुछ नॉर्मल खा लिया तो उससे बैलेंस हो जाता है। और रात को तो हम सो रहे हैं, लगातार पीएच अगर एसिडिक रहेगा तो डीमिनरलाइजेशन ज्यादा रहेगी, तो उसमें यस, केरीज का रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए रात को ब्रश करके ही सोना चाहिए, ताकि कोई भी ये चीज रहे ना, तो बैक्टीरिया का जो काउंट है वो कम रहे मुंह पे सोते हुए। Okay, Dr. Sahab. If we talk about Ayurvedic science, we prefer that after taking dinner, at least there should be gap of 2 to 3 hours for the milk intake. And generally in Indian families, people used to take milk. So, what is the role of milk in the oral health? ऐसा कुछ बहुत क्या बता इस चीज में बहुत वो तो नहीं है, बड़ी वो साइंस तो नहीं है इसके अंदर, पर मिल्क देखो हेल्दी तो होता ही है। इसके अंदर आपको फॉस्फेट्स होते हैं और कैल्शियम मिलता है आपको मिल्क से, जिस जो टूथ स्ट्रक्चर के लिए अच्छा होता है ना, Hmm. तो रिमिनरेशन में हेल्प करता है वो चीज़। हाँ, पर ये ना हो कि मिल्क लेने के चक्कर में स्वीटेंड मिल्क ले रहे हो तो वो नुकसान करेगा, Yes, क्योंकि that will शुगर affect. से प्रॉब्लम है। आप वैसे मिल्क में नेचुरल शुगर्स भी होती हैं, गैलेक्टोज वगैरह तो होता ही है, बट वो इतना एसिडिक नहीं होता है। नहीं जो होता. अगर हम शुगर डाल के पियेंगे उसके अंदर तो ज़्यादा नुकसान करेगा। वैसे आप मिल्क ले रहे हो बच्चों के लिए तो होता ही अच्छा है वो मिल्क, उनके बिल्कुल. डेवलपमेंट के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत अच्छा है मिल्क, जो कैल्शियम है उसके अंदर, फॉस्फेट्स भी हैं, तो अच्छा है, ले सकते हैं। तो ये तो थी फूड की बात. एक हम केमिकल का नाम सुनते हैं, फ्लोराइड. क्योंकि मुझे हम्म, याद है जब मैं लखनऊ में रहता था, तो वहाँ के वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट मैंने सुना था बहुत ज्यादा है, और वहाँ के लोगों के दांत भी काफी हम्म। खराब रहते थे. बट एट द सेम टाइम फ्लोराइड also helps in the healthy maintenance of the oral health. So what's your opinion regarding this? देखो, फ्लोराइड एक तरीके की डबल एज स्वॉर्ड है, ठीक है। पर जो फ्लोराइड है ना, वो जैसे अगर आपकी टूथ डेवलपमेंट के टाइम पे जो आपको फ्लोराइड इनटेक है, जैसे कि पानी में ज़्यादा फ्लोराइड है, क्योंकि कुछ बेल्ट्स में होता है, हरियाणा की कुछ बेल्ट्स में, राजस्थान में है और हमारे पंजाब साइड में है, तो उस साइड में ज़्यादा है फ्लोराइड, किसी किसी जगह पर, हिसार में भी ज़्यादा है। तो हम्म. अगर टूथ डेवलपमेंट के टाइम पे अगर फ्लोराइड ज़्यादा है तो आपको फ्लोरोसिस होने की चांस रहती है। ज्यादा ठीक है, है. फ्लोरोसिस में क्या होता है, स्पॉट्स रहते हैं, मुझे खुद है फ्लोरोसिस, मुझे भी एक हम्म. पॉइंट पे है, मतलब वाइट वाइट पॉइंट्स आ जाते हैं, छोटे छोटे, मतलब स्पॉट्स रहते हैं दांतों के अंदर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी हाई लेवल का है तो हाँ उसमें डीमिनराइजेशन रह जाती है, तो प्रॉब्लम आती है। अगर थोड़ा लो लेवल का है तो स्पॉट्स दिखते हैं उसके अंदर। ये तो फ्लोरोसिस हो गया। पर फ्लोराइड वैसे बहुत अच्छा है टूथ के लिए, जो हम देखते हैं कि फ्लोराइड टूथपेस्ट आते हैं, यस. कि ब्रांड्स भी कहती हैं हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, ये बच्चों के लिए कहते हैं कि फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, तो वो अच्छा होता है। क्योंकि फ्लोराइड क्या होता है, जो फ्लोराइड होता है फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल्स बनाता है वो, हमारे जो हम्म. दांत है इनेमल, वो बना हुआ है हाइड्रोक्सीएपेटाइट से, उससे हम्म. ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है फ्लोरो एपेटाइट। स्ट्रॉन्ग मतलब केरी से रेजिस्टेंस ज्यादा है इसकी। तो बिल्कुल. अगर बीच बीच में ये भी क्रिस्टल्स रहते हैं ना, तो हमारा केरी से थोड़ा सा इम्यूनिटी मिल जाती है उनको। इम्यूनिटी. इसलिए बच्चों में हम फ्लोराइड वार्निश वगैरह लगाते हैं, फ्लोराइड टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं इनको, या जिसको केरीज रिस्क ज्यादा है बच्चे को, उसको वार्निश लगाया जाता है, पिट एंड फिशर में सीलेंट्स लगाए जाते हैं फ्लोराइड वाले, ताकि ये आगे जाके केरीज को डेवलप कम हो। फ्लोराइड वैसे अच्छा है, पर जिस एरिया में ज्यादा फ्लोराइड है तो उनको थोड़ा चेक करना चाहिए इसमें। तो ये तो थी फ्लोराइड की बात और इसके हेल्दी बेनिफिट्स की, क्योंकि ये भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है हम्म, और ओरल हेल्थ को मेंटेन करता है. एक ट्रेंड में आ रहा है, क्योंकि पहले नहीं था. जब हम किड होते थे, हम स्कूल टाइम में थे, हमारे टाइम में माउथ वॉशेस का ट्रेंड नहीं था. क्योंकि हम्म। अभी माउथ वॉशेस का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. तो इसका इसके बारे में आपका क्या राय है, डॉक्टर साहब?
देखो, जो दांत की जो क्लीनिंग होती है ना, ओरल हाइजीन जो मेंटेन होती है, वो तो ब्रश से ही होती है, ब्रश टूथपेस्ट से ही होती है। माउथ वॉश एक आप लगा सकते हो कि हेल्प कर सकता है साथ साथ में। बस आप ये नहीं कह सकते कि सोनली सिर्फ हम माउथ वॉश कर रहे हैं तो काम चल जाएगा। आपको ब्रशिंग तो करनी पड़ेगी। हाँ, जैसे बीच बीच में माउथ वॉश कर लिया, रात को कर लिया, या फिर किसी को ज्यादा गम्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं क्लोरेक्सिडिन का माउथ वॉश ले लो। प्रिस्क्रिप्शन पे होता है, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होता है ज्यादातर, खुद से भी कर सकते Maybe हो। some lazy people want to avoid brushing, so they prefer mouthwash. नहीं नहीं, ब्रशिंग अवॉइड नहीं कर सकते आप, ये तो लगा लो, अगर मतलब एक साथ में कर सकते, यूज कर सकते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है ये, बस ऐसे नहीं, हम सेंटेंस इससे डायरेक्टली नहीं बना सकते हैं। हमें याद है हमारे ये पोटेशियम पर मैग्नेट से हमें बताया जाता था कि इससे माउथ वॉश करने, उस टाइम इतना ट्रेंड में नहीं था जितना अभी हम्म, ये नई कंपनीज लेकर आ रहे हैं। और इसका रेफरेंस हमारे आयुर्वेद में भी मिलता है, जिसको हम कवल या गंडूस बोलते हैं। और एक बहुत फेमस प्रैक्टिस है ऑयल पुलिंग की। तो हम्म, ऑयल पुलिंग में ये बताया जाता है कि आपका जीआई ट्रैक के थ्रू आपकी कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है माउथ की, और कहीं ना कहीं हम्म। स्ट्रेंथ भी मिलती है गम्स को। तो ये तो थी हमारी माउथ वॉशिंग तो की ऑयल बात। पुलिंग में, ऑयल पुलिंग में क्या करते हैं, मतलब क्या? ऑयल पुलिंग में ये रहता है कि 1 to 2 टीस्पून हम तिल तेल लेते हैं। तिल तेल हम्म, को माउथ में, जैसे माउथ वॉश रोटेट करते हैं वैसे ही उसको रोटेट करने के लिए बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यस यस। तो मतलब उसको उसमें माउथ वॉश की तरह यूज कर रहे हैं, तिल के तेल को? यस यस। तो वो क्या करता है, एक टाइप से अपर ट्रैक से जितनी भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको क्लीन आउट कर देता है। और इवन हमारे पंचकर्मा प्रैक्टिस में जब हम पेशेंट को वॉमिटिंग करवाते हैं या वमन करवाते हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिवली भी हम उसको गार्गलिंग करने के लिए या कवल करने के लिए त्रिफला क्वाथ का त्रिफला डिकॉक्शन यूज करते हैं, ताकि कोई हम्म, भी एलिमेंट जो हमने वॉमिटिंग के थ्रू निकला है वो रह ना जाए, क्लीन हो जाए। ठीक है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की, तो एक और फेमस प्रैक्टिस है नीम स्टिक चुइंग। ठीक है। हम्म। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? नीम स्टिक च्युइंग बहुत अच्छा है, नीम का भी करते हैं लोग, बबूल का भी करते हैं, वो दोनों कर हम्म। सकते हैं आप। देखो, नीम का तो हम सबको पता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। यस जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जो केरीज है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है। यस तो अब ये एंटी बैक्टीरियल है, जब आप नीम को च्यू करेंगे तो जो उसका साथ आता है नीम में, वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज लाता है अपने साथ। तो यस ये, हाँ, ये मत करो कि सिर्फ नीम ही चबाए जा रहे हो, ब्रश नहीं यस कर रहे हो। यस। आपको दोनों चीजें करनी है। पर ऐसा करेक्ट। नहीं है कि नीम करना गलत है, कुछ है नहीं, नीम करो, अच्छे से करो, अभी भी लोग करते हैं। यस अच्छी प्रैक्टिस है नीम करना, उससे गम हेल्थ भी अच्छी रहती है। यस। और जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, जो कि फर्मेंटेशन करते हैं, और जो जो कहते हैं कि हेलिटोसिस, जो गंदी स्मेल आती है मुंह से, उस चीज के लिए भी बहुत अच्छा है नीम। नीम की दातुन करने से बहुत फर्क पड़ता है। इवन जो वेस्टर्न साइंस हमें सजेस्ट करती है कि ये च्युइंगम्स चबाओ, तो आपका जो फेशियल फैट है वो भी काफी हद तक हम्म, मेंटेन रहता है, अगर आप कोई भी चीज च्यू हम्म, करते हो या नीम हाँ, स्टिक च्यू करते हो। और डेफिनेटली कॉस्मेटिक पर्पज से भी आपके ब्लड के प्योरीफाई करके आपके कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाएगा। हाँ, यहाँ पे तो तो मेस्टिकेटरी मसल्स भी हैं, आप च्यू करोगे तो डेवलप हो जाएंगे। यस यस। मुस्कुलर लगेगा फेस, एक हाँ, अच्छा है, नीम के दातुन चबाना अच्छा डॉक्टर है। साहब, हमारे हम देखते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट आता है स्पेशली आपकी प्रैक्टिस में, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। हाँ, टीएमजी आता है। यस। एंड जब हम देखते हैं ओल्ड एज में, तो कुछ लोगों का जबड़ा ज्यादा योनिंग से अपने आप बाहर भी आ जाता है। तो उस चीज की सेफ्टी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, टेक होम मैसेज? देखो, ये ओल्ड एज की बात नहीं है, ये तो जैसे एक जॉइंट है, वो डिसलोकेट होता है, यस ठीक है। वैसे बहुत ऐसे होता नहीं है किसी का, ओल्ड एज का कोई चक्कर नहीं है। अब क्या है कि एक जॉइंट एक जगह फंसा होता है, वो उसका यस जो कॉन्डाइल है, ठीक है। यस अब उसके साथ लिगामेंट्स भी अटैच हैं। किसी का अगर वीक होता है, तो या फिर जो जिस ग्रूव में है वो, उसका साइज थोड़ा छोटा है, जहाँ पे वो अटका हो, तो जब यौन करते हैं तो थोड़ा बाहर आ जाता है, तो वो निकल के वहां आ जाता है। तो उस यस केस में करना कुछ नहीं होता है, उसको थोड़ा नीचे प्रेस करके वापस लग जाता है, वो थोड़ा यस। पेनफुल तो रहता है, पर ऐसे आपके यौनिंग से पास नहीं भी निकलता है। सर्टेनली ऐसे केसेस आए होंगे आपकी आते हैं, प्रैक्टिस आते में। हैं, बहुत रेयरली आता है, ऐसे ज्यादा आते नहीं है। हाँ, उसके आते हैं कि जैसे डेविएट हो जाता है किसी किसी का, जैसे चबा चबा यस। के धीरे धीरे करके, जैसे हम स्ट्रेट खोलते हैं ना, टेढ़ा खुल रहा है, एक साइड पे खुल रहा है। या फिर किसी का आता है कि
लॉक हो गया एक जगह पे, अटक जाता है किसी हम्म। किसी का। यस। किसी किसी में तो होता है कि हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है, पर मतलब बहुत ऐसी रेयर है, इतने कंडीशंस ज्यादा में जो एक्सीडेंटल केस नॉर्मल ज्यादा होते हैं। पीपल होते हैं वो घबरा जाते हैं कि ये कोई भूत प्रेत का या फिर कुछ ऐसा है, नहीं तो नहीं, वो गलत गाइडेंस के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसा किसी का जबड़ा खुल जाए या कुछ भी ऐसा हो तो आप एक डेंटल सर्जन के पास ही जाएं, तो प्रॉपर टाइम हाँ पे इलाज हो पाएगा। अदरवाइज उसका चौकिंग की वजह से जान भी जा सकती है। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये जर्नल हेल्थ टिप्स जान के डॉक्टर साहब आपसे कि कैरीज के असली कारण क्या हैं। ठीक है, लोग इसको कीड़ा समझ लेते हैं या दांत गड़ना समझ लेते हैं। तो अगर हम हाँ थोड़ी सी भी प्रिकॉशंस रखेंगे और अपने फूड डाइट को बिल्कुल। मेंटेन रखेंगे तो डेफिनेटली वी कैन प्रिवेंट डेंटल कैरीज। और आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप अपने ओरल हेल्थ को और कैसे एनहेंस कर सकते हैं। देखिए, बस ये है कि आप शुगर इंटेक थोड़ा कंट्रोल रखें, थोड़ा चेक करें उसको, और अपने खाने में स्टिकी फूड से ज़्यादा फाइबरस फूड ज़्यादा यूज़ करें। जैसे हम्म। हमारे नेचुरल फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं हम, फ्रूट मतलब ऐसा नहीं कि आम ही खाए जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा जैसे एप्पल है, अमरूद है, ये सब खा रहे हैं हम। और जो प्रोसेस्ड फूड है, जैसे कि चिप्स वगैरह हैं, वो सब कम करें, क्योंकि स्टिकी होता है, वो चिपका रह ये जाएगा, चिपका रहेगा तो फर्मेंट जल्दी होगा, है ना, बिल्कुल। तो वो पीलिस होने का चांस ज़्यादा रहता है। और ओरल हाइजीन को मेंटेन करें, 2 टाइम ब्रश करें, और अच्छे से क्लीन करें दांतों को हर तरीके से, चारों तरफ से रिंस करें, टंग को क्लीन रखें। बस यही है, कोई कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। आप दांतों को क्लीन रखेंगे तो आपको खर्चा नहीं होगा, दांतों को क्लीन नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम भी होगी, टाइम भी खराब होगा, और हो सकता है कि खर्चा भी हो अपना, क्योंकि आरसीटी काफी कॉस्टली प्रोसेस है। गवर्नमेंट में यस। तो खैर फ्री होता है, बट फिर हम्म। भी। और सबसे बड़ी बात कि आप प्रोफेशनल्स के पास अप्रोच करें। आप कहीं हाँ सुनी बातों पे कि भी अगर विटामिन सी अच्छा है तो आप पता लगे कि आप विटामिन सी ही इनटेक कर रहे हैं, या फिर आपको पता हाँ, लगा कि फ्लोराइड अच्छा है तो आप फ्लोराइड ही इनटेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी एक प्रॉपर साइकिल से चलती है और बैलेंस से चलती है, तो इस बैलेंस को और ये मेंटेन सब करने के लिए ये सब चीजें प्रिकॉशनरी हैं। अगर आपको केरीज, आपको दर्द होने लग गया है, और अगर आप एक स्टेज पे पहुंच गए हो, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के, या फिर पस बन गया है, तो आप यस। विटामिन सी खा के या फिर फ्लोराइड खा के उसको ठीक नहीं कर सकते हो, तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप तब नीम की दातुन चबाना शुरू कर दो, नहीं, आप डॉक्टर साहब ने कहा था नीम की हाँ। दातुन से मर, तब नहीं मरेगा हर वो हर पहुंच चीज की गया एक है। स्टेज। हाँ, वो प्रिवेंशन के लिए चीज है, क्योर नहीं है यस। उसका, क्योर तो यस। फिर डॉक्टर ही कर पाएगा उसका। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ एक हेल्दी इंटरेक्शन। काफी लंबे टाइम के बाद आज हम जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अदरवाइज बिल्कुल, आप भी अपनी फील्ड में बिजी रहते हैं और हम भी यहाँ लगे हुए हैं लोगों को स्वस्थ करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर हर्षित मुझे भी आपसे बहुत बात अच्छा करके। लगा, जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, और